एक सवाल है, आप क्यों हम ही को सबसे पहली बार ये सारे डॉक्यूमेंट? देखिए, उसके पीछे का कारण है कि आपने हो सकता है कि जोश में कुछ कह दिया हो एक्सट्रीम, लेकिन वो आपका भावनात्मक उद्गार था, और भावनाएं वही प्रकट करता है जो मन का सच्चा होता है। आपने जो बातें कहीं अपने रिपोर्टिंग के दौरान, उनमें कई ऐसी बातें थी जिससे ये लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति बिकाऊ नहीं है, यह व्यक्ति हो सकता है कि भावनाओं में बहकर थोड़ा उग्र हो गया, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है, ईमानदार है। और ईमानदारी तो सहर्ष ही सबको आकर्षित करती है, सहज तरीके से सबको आकर्षित करती है। ईमानदार, हमारे आज़ादी के संघर्ष में बहुत सारे नेता बहुत ईमानदार थे। आज वही छवि ढूंढना आसान तो नहीं है। पूछते हैं कि मुंगेर की पहाड़ी देने से पहले डर नहीं लगा कि ये लोग आपको अगर देख लेंगे फिर आपको कभी इंटरव्यू में ही हमेशा देख के छांट दे? देखिए, वो करने के लिए तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन मेरे बाकी भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति मेरा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो आयोग में जा रहे हैं, उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी बातें उन्हें पहले शुरुआती दौर में पता ही नहीं होती हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि उनको आगाह करना कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बीपीएससी कल से नोटिस पे नोटिस खेल रही है और सबूत मांग रही है कि दिखाइए कि हम कहां पे गलती किए हैं, कहां हम दोषी हैं। तो आज हम बीपीएससी को सबूत के साथ 17वीं की बात छोड़िए साहब, आप तो 64वीं में जो किए हैं ना, उससे बड़ा घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं बता दूं कि अविनाश कुमार जी, जिन्हें कायदे से 64वीं में अफसर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। क्यों? आज सुनेंगे बीपीएससी की अनियमितता की कहानी अविनाश की जुबानी। नोटिस देने वाले और प्रमाण मांगने वालों को मिलेगा जवाब। मनु प्रमाण मांगते हो, नोटिस भेजते हो, पूछता है बिहार, बीपीएससी कब हाईकोर्ट के नोटिस का देगी जवाब। अब खबर फर्स्ट उठाता है बीपीएससी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल, क्या आयोग देगा जवाब। आरोप नंबर 1, क्यों 64वीं बीपीएससी के मेंस पेपर के साथ खिलवाड़ किया बीपीएससी ने। आरोप नंबर 2, अविनाश के मेंस पेपर के मार्क्स के साथ इसके दबाव में बीपीएससी ने किया छेड़छाड़। आरोप नंबर 3, क्या हाईकोर्ट के नोटिस को बीपीएससी सीरियस नहीं लेती। बिहारी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया जाने बीपीएससी में कितना बड़ा घोटाला है। बीपीएससी छात्र और टीचर से सबूत मांगने वाले मनु प्रमाण को सच दिखाने वाला शो। ये वो शख्स हैं जिनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, और पूरे बीपीएससी में जो कॉपी चेक हुआ ना, हर एक कॉपी को दिखाऊंगा। इनका क्वेश्चन का जो बीपीएससी के क्वेश्चन का आंसर जो है ना सर, एग्जामिनर को क्रॉस करने के लिए सोचना पड़ जाता है जब ये लिखते हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ जो छल होता है वो बाएं साइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से 19 को 18 बनाया गया और 18 को फिर घटा के 13 बना दिया गया। ये पूरी वाकया पे बात करेंगे। अविनाश जी, सबसे पहले, और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करूंगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं 64वीं की जनरल स्टडीज पेपर 1 से, जिसमें इनको 165 नंबर दिया जाता है और इसी में आपको 19 को काटकर 18 दिया जाता है। तो इसकी कहानी पहले बताइए। देखिए, जीएस पेपर 1 जब हमने एग्ज़ाम लिखा था तो उसमें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जब मेरा नहीं हुआ, 1 मार्क्स से रह गया था, तो मैंने फिर आरटीआई करके कॉपी निकाली। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ कमी मेरे आंसर राइटिंग में रह गई होगी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। उसके बाद मैंने कॉपी जब निकलवाई तो मैंने जब कॉपियाँ देखी तो आखिरी पेज पर देखने के बाद तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ छल हो गया है, क्योंकि आखिरी पेज पर जब 19 को इन्होंने घिस करके 18 किया और उससे भी जब मैं फेल नहीं हो रहा था तो उसको काट करके 18 को 13 कर दिया गया फिर। तो इस तरीके से जो है मैं फाइनली जो है सो मेरिट लिस्ट से बाहर चला गया।
लेकिन और भी बारीकी से देखने के बाद इनकी कई खामियां सामने नजर आती हैं। हाँ जैसे कि आप जीएस पेपर 1 की ही बात करते हैं, हाँ। तो सामान्य जो परसेप्शन है, जो सामान्य समझ है कि गणित में बिना गलती के अंक नहीं काटे जाते हैं। हाँ, कहीं नहीं काटे जाते हैं। अगर आपका स्टेप मार्किंग भी हो, अगर सारा चीज सही है तो आपको कभी भी गणित में तो फुल में फुल मिल जाता जी, है। तो इस तरीके से ही अगर हम पेज पलट के देखते हैं हाँ। कि ये देखिए आप कि इसमें तो कहीं कोई गलती एग्जामिनर को नज़र नहीं आ रही है। नहीं। वो दे रहे हैं 7 दे रहे हैं, 7 7 7 करके उन्होंने अंक दे दिए हैं। इस तरीके से ये सवाल 7 पचे 35 नंबर का है नहीं। अच्छा, ये कहीं है पे भी कुछ गलत नहीं है? नहीं, उन्होंने कहीं कोई गलती नहीं ढूंढी है। मैं खुद से एक बार देख लेता हूँ कि कहीं तो कुछ गलती जो है इस प्रश्न में 1 2 3 4 5, मतलब ये टोटल जो 5 प्रश्न के सवाल आपका है वो टोटली सही है जी, मैथ्स के। टोटली सही हैं। और इसमें ये 36 अंक का प्रश्न है और उन्होंने दिए हैं 35। तो या तो उनका मार्किंग स्कीम कहीं पे गलत हो गया है। वो जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम सबके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन उनके पास ये सही जवाब नहीं माना जाएगा कि सबके साथ ऐसा करते हैं इसलिए हम आपके साथ गलत करेंगे। तो मतलब आप सबके साथ तब गलत करते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है बीपीएससी से कि अगर 36 में 36 सही हो तो 36 नंबर क्यों नहीं देना? मतलब अगर आप ये जवाब दीजिएगा कि हम सबको 35 नंबर देते हैं, दैट मीन्स आप 1 नंबर हर बच्चे को काट रहे हैं, जो सही है। हो सकता है किसी का 36 में 36 भी मिल जाता होगा। हाँ, जो बहुत बड़ा अब तो सवाल उठ रहा है। और अगर मान लेते हैं कि कहीं गलत हुआ है तो उसका जो कारण मैं समझ पाया उस समय कि इन्होंने दिया क्या कि सेक्स रेशियो जो है 106.5, सेक्स रेशियो जो है 1000 पर निकाला जाता है। सेक्स रेशियो कहने का मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है 1000 पुरुषों पर। तो सामान्य रूप से तो हमारे देश में ये गिरावट इसमें देखने को आ रही है। गिरावट है, तो इस तरह की गिरावट देख करके मैं सहम गया। मुझे लगा कि ये कोई लिखने में त्रुटि हुई है, जैसे पीटी में वो क्वेश्चन गलत लिख देते हैं। तो मुझे लगा कि ये 1000 में 106 महिला तो नहीं हो सकती है। मुझे लगा कि 1000 में 165 महिला 1065 महिला होगी 1000 पे। तो ये देख करके मुझे काफ़ी उस समय टेंशन हो गया। मुझे लगा कि हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये पॉइंट गलती से इसमें आ गया है। तो उस समय जो है सो, हालांकि बोल्डली मुझे गलत को ही रेफरेंस मान करके चलना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन इस तरीके का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 106 महिला लिखना, ये किसी तरीके का या तो दुस्साहस हो सकता है या कोई गलती हो सकती है। तो मैंने गलती समझा, ये मेरी गलती थी। दुस्साहस समझता तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो आगे देखते हैं। ये तो जीएस पेपर 1 की बात हो गई। जीएस पेपर 1 में किस तरह से इनके साथ अन्याय हुआ ये आपने देखा। कैमरा के सामने है, साक्ष्य के साथ बात करता है कवर फर्स्ट, और कवर फर्स्ट ने दिखाया कि किस तरह से बीपीएससी ने इनके साथ चालबाजी की, किस तरह से इनके हक को मारकर किसी क्वेश्चन माफिया के दो जो चमचे थे उनको इनके हक का नौकरी दे दिया गया। मेरा सवाल सीधे है बीपीएससी से, 19 नंबर को 18 क्यों बनाए और 18 को फिर 13 क्यों बनाए? और सवाल, जो मार्किंग आप किए हैं 36 नंबर में 35 नंबर, तो 1 नंबर आप इसको क्यों काटे? इनका क्यों काटे? क्योंकि 1 नंबर क्या महत्वपूर्ण होता है किसी इंसान के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए। इसका जीता जागता सबूत अविनाश कुमार का ये मेरिट लिस्ट बताता है, जहां पे मेरिट जनरल का जो है 535 होता है और इनको एक 534 आता है। लेकिन बाकायदा ये सच में 534 नहीं लाते हैं। सच में अगर बात कीजिएगा तो ये जानते हैं गुरु कितने नंबर ला रहा है? 541, मतलब कट ऑफ से भी ज्यादा। लेकिन ये नहीं कट ऑफ क्रॉस कर पाते। चलिए, और भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज 2। ये भी 64वीं का ही पेपर है ना सर? जी हाँ। इसमें देखिए मेरा एक चीज देखिए, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। एक नेता का नाम आता है और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जी हाँ, यहां पे यही हुआ है अविनाश जी के साथ कि इन्होंने किसी बड़े नेता का नाम लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और इतना ही नहीं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको सही और गलत में भी अब परिभाषा वो नहीं कर पाता, गलत क्या है सही क्या है। बस ये है कि भैया मेरे फेवरेट नेता का नाम लिख दोगे, सारा क्वेश्चन गलत।
तो सवाल बीपीएससी पे एक बार फिर उठेगा। अब मैं अविनाश जी को बोलूंगा कि आप दिखाइए ये जो जनरल 2 का पेपर है इसमें कहाँ गलती होगा बड़ा। देखिए, जनरल स्टडीज़ 2 का जब मार्क्स केवल 111 मिला मुझे, तो मुझे इस बात की चिंता हुई कि इसके ठीक पहले जब मैंने मेंस लिखा था तो उसमें तो 157 मुझे मिले थे। तो मैंने ढूंढा कि आखिर मेरी गलती हुई कहाँ कि 111 आ गए, क्योंकि 60-62 में मेरे 157 अंक थे और यहाँ पर 111 है। तो मैंने ढूंढा तो मुझे ये नजर आया कि एक क्वेश्चन जो है सो आधा से अधिक गलत किया हुआ है। ये तब तक क्वेश्चन सही है जब तक कि एग्जामिनर को इसमें कुछ ऑड नज़र नहीं आता है। ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो खाद्य सुरक्षा का मामला है, जो हालिया वर्षों में काफ़ी प्रश्न खड़े किए गए हैं भारत के ऊपर। भारत के पड़ोसी देश इस मामले में भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कई सारे। हंगर इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है सो मैंने लिखा जब कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जिक्र जैसे ही आता है वहीं से अंडरलाइन होता है और वहाँ से ये आंसर पूरा कट जाता है और ये अंत तक कटता चला जाता है। तो ये देखिए कि केवल नाम का जिक्र आते ही जो है सो क्वेश्चन गलत हो जाता है, उससे पहले वो क्वेश्चन तब तक सही रहता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि ये पढ़ने की जहमत उठाए बगैर ही सिर्फ एक नाम की वजह से उसे पूरा काट देते हैं। अब देख लीजिए कि जैसे कि मैंने कुछ इसमें सुझाए हैं, क्या क्या हो सकता है, इसका उपाय हो सकता है, ठीक है। कई स्टेप्स हो सकते हैं जो सरकार उठा सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें मैंने लिखा है जैसे इंटेंसिव क्रॉपिंग है, एश्योर्ड इरिगेशन है, एश्योर्ड पावर सप्लाई की बात की गई है, एश्योर्ड ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, एश्योर्ड और चीप स्टोरेज की बात की गई है, एमएसपी फॉर प्रोक्योरमेंट की बात की गई है, पीडीएस सिस्टम में सुधार की बात की गई है, एश्योर्ड मिनिमम वेज जिसकी वजह से जो है लोगों में क्रय शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होगी। एश्योर्ड जो मिनिमम वेज है, जब क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने लिए अन्न अधिक मात्रा में खरीद सकेंगे। तो ये सारे सुझाव को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये क्या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले हैं या नहीं हैं, ये तो एग्जामिनर को सोचना चाहिए था। अगर मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम लिख करके मैंने कोई अपराध किया हो तो ऐसी कोई गाइडलाइन बीपीएससी ने पहले से कोई जारी नहीं की थी कि आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री या किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे किसी तरह का ऑब्जेक्शन मैंने कभी किसी टीचर के मुँह से भी नहीं सुना था कि आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा सवाल अब बीपीएससी पे उठ रहा है और मैं तत्काल जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका? मनु भाई परमार। नाम भी याद नहीं रहता, इतना भी पॉपुलर नहीं हो इसीलिए नाम याद नहीं रहता। मनु भाई परमार से कहूंगा कि अगर प्रमाण मांगना है ना, तो अब इससे बड़ा प्रमाण तो मुझे नहीं लगता है कि बेईमानों को कहा गया है। एक कहावत है कि चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे कबाला। जी। एक कहावत है भोजपुरी में कि जी। चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे कबाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप बेईमान हो, हक मारे हो, बिहार के युवाओं का सपना चुरा रहे हो और जो कर रहे हो ना, बिहार कभी माफ नहीं करेगा। और मौजूदा सरकार को बोलूंगा कि अगर कोई भी नुमाइंदा इस खबर को देख रहा है तो तत्काल प्रभाव से बीपीएससी के 64वीं और 70वीं सब परीक्षा रद्द कराए और सब पे एक गहन जांच बैठा है और कोर्ट के निर्देश पे होना चाहिए। देखिए, कोर्ट के बारे में एक बार मैं जिक्र करूंगा। हाँ, मैं आऊंगा उस पे, कोर्ट पे मैं आ रहा हूं। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 62वीं में है, जी, इसमें आपको जनरल में 157 नंबर मिलता है और वहीं 64वीं में आपको 111 मिलता है। मतलब पढ़ाई छोड़ दिए थे क्या? देखिए, पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बाकी पेपर्स में मेरे अंक सुधारे हैं, जो मैंने कि बेहतर परफॉर्म किया है बाकी पेपर्स में। ज्योग्राफी में मेरे अंक सुधरे हैं, जीएस पेपर 1 में सुधरे हैं, तो जीएस पेपर 2 में भी कायदे से सुधरने ही चाहिए थे। लेकिन 157 से घट करके 111 आने का मतलब सिंह का नाम लिखना ये आपको आफत पड़ गया। हो सकता है कि केवल वो पॉइंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्पष्ट निर्देश हो कि आप मार्किंग इसी तरीके से करिए कि एक गैप क्रिएट हो जिसमें हम कुछ लोगों को सेटल कर सकें। बहुत बड़ा सवाल आप कहें कि कुछ लोगों को सेटल करने के लिए जो सच में टैलेंटेड स्टूडेंट है उनके हक को मार दीजिए, मतलब उनके हक को ना घोट दीजिए। सोच सकते हैं किस तरह की व्यवस्था में हम आज के समय में रह रहे हैं। 21वीं सदी में बिहार के जो टैलेंटेड युवा हैं उनके टैलेंट को किस तरह से कुचला जाता है, उसका जीता जागता सबूत है ये। और ये बीपीएससी का पेपर है, मैं बता देता हूं। अगर आपको लगे मनु परमार तो नोटिस भेजना, मुंह पे फेंकूंगा मैं सबूत। अब बात करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में नहीं गए आप? जी, गए थे कोर्ट में।
तो बहुत अच्छे जज साहब थे, बजेंद्री साहब। उन्होंने तो सीधे तौर पर कॉपियां देखी, मेरी देखी और कुछ लोग जो कोर्ट अप्रोच किए थे उनकी कॉपियां देखी, और उन्हें ये सीधे सीधे समझ में आने लगा जब कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी है, तो उन्होंने क्रोधित होकर के बीपीएससी को सीधे तौर पे कहा कि आप 1000 कॉपियां दिखाइए मुझे, कुछ फेल के कुछ पास के, कि हम देखना चाहेंगे कि क्या आप अंक घटाते हैं क्या बढ़ाते हैं, ये हम समझना चाहेंगे। क्योंकि ये देखिए, हिंदुस्तान में भी ये खबर छपी थी पहले, तो उसमें जो है सो ये सीधे तौर पे कहा गया है कि उत्तर पुस्तिका में नंबर को काट कर कम किया गया है, कई सफल अभ्यर्थियों का नंबर काटकर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आरटीआई में निकलने वाली कॉपियों के आधार पर यह केस किया गया है। तो बाद में तो उन्होंने आरटीआई के तहत जो इस तरह की हार्ड कॉपियां देने के बजाय उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला कि साइट पे ही अपलोड कर देंगे, और वो पेजेस सही से डाउनलोड नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप उन पेजों को डाउनलोड करना चाहेंगे तो सही से डाउनलोड नहीं होते। मैंने करने का भी प्रयास किया था जब इसके बाद मैंने मेंस लिखा था, तो वो होता नहीं है। आरटीआई को भी वो छुपाने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। इस बात से भी ऑब्जेक्शन है मुझे कि वो हार्ड कॉपी ही दें, पेज पर साइट पर अपलोड करने से वो कॉपी डाउनलोड नहीं हो पाती है। कब किए थे? ये तो 64वीं के ठीक बाद जब मैंने कॉपियाँ निकाली, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का रुख किया था। लेकिन आज तक ये मामला डिले है। जी, 1000 कॉपियाँ मांगने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि हाई कोर्ट को भी बीपीएससी के चरित्र पर संदेह है। ये केवल कुछ लोगों, कुछ छात्रों की बात नहीं है। अभी तक उसके बाद सुनवाई ही, डेट ही नहीं पड़ा आपका? डेट भी नहीं पड़ा, और जो है सो ये 1000 कॉपियाँ भी दिए नहीं है अभी तक, कोर्ट के सामने असमर्थ हैं कॉपियां ले जाने में। सवाल तो कोर्ट पे भी उठेगा ना भाई, जब ये नहीं दिए हैं बीपीएससी पे, अगर कोई आम आदमी सवाल उठाता है तो उस पे नोटिस देने के लिए टाइम हो जाता है। लेकिन अगर बीपीएससी इस तरह से आम बच्चों के हक को कुचलना चाहती है, उनके टैलेंट को दबाना चाहती है। हिंदुस्तान ने यह खबर चलाया था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की कॉपियां पेश करे हाईकोर्ट का ये जजमेंट था, तो बीपीएससी क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है, इस देश में क्या आम आदमी के साथ सिर्फ नोटिस पे नोटिस खेला जाएगा, और ऐसे चंद बेईमान जो हैं वो ऐसे टैलेंट को दबाने में सफल हो जाएंगे क्या? न्यायालय पे भी सवाल उठेगा कि आपने इतना दिन का, अगर आपका सारा चीज देखने के बाद तो एक चीज साफ है कि आपका जॉब हो जाना चाहिए जी। लेकिन मेरा सवाल सीधे है, सबसे है कि इनको कब मिलेगा न्याय? 17वीं में एग्जाम दिए थे 17वीं में एग्जाम दिए थे जी। क्या रहा 17वीं का जो क्वेश्चन का पैटर्न था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन पेपर तो बहुत शॉकिंग था। कहने का मतलब ये है कि उसमें कई प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो ये देखने से लग ही नहीं रहा था कि ये बीपीएससी के सवाल हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि प्रश्न पूछा जाए अगर कि पटना साहिब गुरुद्वारा किस शहर में है, और वो उसमें एक ऑप्शन पटना होता है, तो जाहिर सी बात है ये किसी कम्पिटिटिव क्वेश्चन का एग्जाम का पेपर नहीं हो सकता है। ये तो लगता है कि किसी निचले स्तर के आदमी को हायर कर लिया उन्होंने क्वेश्चन सेट करने के लिए, जो एक बार वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि हाँ वो किस तरह के क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर वो पूछते हैं कि मुंगेर की पहाड़ी देने से पहले डर नहीं लगा कि ये लोग आपको अगर देख लेंगे फिर आपको कभी इंटरव्यू में ही हमेशा देख के छांट दे? देखिए, वो करने के लिए तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन मेरे बाकी भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति मेरा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो आयोग में जा रहे हैं, उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी बातें उन्हें पहले शुरुआती दौर में पता ही नहीं होती हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि उनको आगाह करना कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, तैयारियाँ बेहतर हैं, और उसके बाद जो है सो आप समझिए कि हाँ आयोग का ऐसा भी रवैया हो सकता है। मतलब अब आपका क्या है, बीपीएससी पे अभी भी भरोसा है या आप समझ चुके हैं कि ये ठगेर व्यवस्था है? देखिए, ऐसा हम कहना नहीं चाहते हैं और कहेंगे भी नहीं। जैसा राजा होता है, जैसा नेतृत्व करता होता है, सिस्टम उसी तरीके से चलता है। चेयरमैन बदलते हैं, रवैया बदलता है। कई चेयरमैन होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो उस समय आयोग बेहतर परफॉर्म भी करता है। कुछ चेयरमैन बदल करके दूसरे आते हैं तो उस समय आयोग जो है सो उसकी व्यवस्था चरमराने लगती है। तो ये समय समय की बात है, लेकिन समय समय की बात होनी नहीं चाहिए। ये तो एक परमानेंट बात होनी चाहिए कि अच्छे लोग ही उसको गाइड करें, उसको लीड करें।
तो सरकार को सोच विचार करके अच्छे चेयरमैन की नियुक्ति करनी चाहिए, जिन पर कोई दाग ना लगे, इतनी प्रतिष्ठित संस्था को की छवि को धूमिल न किया जाए। हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो खुद ही कैमरा साई पर्सन हैं, कैमरा के सामने नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जब मामला सत्य से जुड़ा हुआ हो, सत्य पराजित होता हुआ दिख रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक सवाल है, आप क्यों हम ही को सबसे पहली बार ये सारे डॉक्यूमेंट? देखिए, उसके पीछे का कारण है कि आपने, हो सकता है कि जो उसमें कुछ कह दिया हो एक्सट्रीम, लेकिन वो आपका भावनात्मक उद्गार था, और भावनाएं वही प्रकट करता है जो मन का सच्चा होता है। आपने जो बातें कहीं अपने रिपोर्टिंग के दौरान, उनमें कई ऐसी बातें थी जिससे ये लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति बिकाऊ नहीं है, यह व्यक्ति हो सकता है कि भावनाओं में बहकर थोड़ा उग्र हो गया, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है, ईमानदार है। और ईमानदारी तो सहर्ष ही सबको आकर्षित करती है, सहज तरीके से सबको आकर्षित करती है। ईमानदार, हमारे आज़ादी के संघर्ष में बहुत सारे नेता बहुत ईमानदार थे। आज वही छवि ढूंढना आसान तो नहीं है। मेरा सवाल है आयोग से कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं नोटिस देके सबको, कृपया आप अपने नोटिस पे एक बार ध्यान दीजिए। और वो नोटिस हाईकोर्ट ने आपको दिया है। मेरा सवाल है हाईकोर्ट से कि इस भाई को कब दिया, हाईकोर्ट से कि इस भाई को कब दिला पाइएगा आपने। जो मौजूदा जज साहब हैं, ऑनरेबल जज साहब से भी ये सवाल है कि क्यों जस्टिस हमेशा डिले ही होता है। जब आम आदमी की बात आती है तो जस्टिस क्यों डिले हो जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे पता है कि कोई नहीं दे सकता, और खास करके ये मनु परमार तो नहीं ही दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकते हैं आप क्योंकि आप इथिक्सलेस आदमी हैं। आप जमीर बेच चुके हैं। जमीर आप इस कदर बेच चुके हैं ना कि आप अब बिहार के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इन हमारे भाइयों के सपनों को बेचकर जो शीश महल बनाने का सोच रहा है ना, याद रखिएगा कि आपके शीश महल को तोड़ने के लिए एक कंकड़ काफी होगा, और उस समय पता चलेगा सच का एक कंकड़ काफी होगा। और मैं दिखाऊंगा सच भाई, मैं इस पूरे सच को दिखाऊंगा और प्रमुखता से दिखाऊंगा, पैकेज के साथ दिखाऊंगा, और तब तक बिहार को याद दिलाते रहूंगा और चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। मैं ये जदयू के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास भी जाऊंगा कि ये देखिए क्या चल रहा है आपके आयोग में। जो आप बोल रहे हैं बीपीएससी के बारे में, जो बोल रहे हैं कि गंगा जैसी पवित्र है, तो आज इसको सच में पवित्र कर देने वाला समय आ गया। इस बीपीएससी को पवित्र कर दीजिए, मैं तमाम लोगों से बोलूंगा। ये मनु परमार को पवित्र करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार का भविष्य गटर में जा रहा है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, उनको ये मजदूर बनाने की साजिश चल रहा है इस बिहार में। तमाम बीजेपी और जदयू सभी जिम्मेदार हैं। मैं क्या बोलूं, नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक इसमें संलिप्त है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, खुलकर बोलता हूं। ना स्याही का दोस्त हूं और ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, मैं दिखाते रहूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और आपका हर एक चीज दिखाएंगे जी, और प्रमुखता से दिखाएंगे, और सिर्फ शो में नहीं दिखाएंगे। हर पार्टी के पास आपका ये जेरोक्स पेपर रहेगा कल तक।